students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we are continuing chapter number 3 of statistics for standard 12 student, and the name of the chapter is linear regression. The students, in our earlier session, we have completed till illustration 10, and today we would be continuing with illustration 11. Before starting with this illustration, I just want to remind you that we have in our previous session, in our previous video, learned about two more formula to find regression coefficient, that is to find B, right? That is by using covariance and by using R, that is correlation coefficient. Please to remember that we have learned that formula in our earlier session, in our earlier video. If you have not watched it, please first watch that video, then only we can continue illustration 11. Is it clear? So let us begin with illustration 11. Okay, full attention यहाँ पे students, illustration 11. जो डेटा दिया हुआ है उसको आप पहले अपने नोटबुक्स में लिख दो. A person in a state of South India produces spoon from eatable material. ठीक है, साउथ इंडिया में कोई रहता है वो स्पून्स प्रोड्यूस करता है. It can be eaten, मतलब जो स्पून सेट कैन बी ईटन आफ्टर यूजिंग. He launched such spoon for the purpose of selling in a state on experimental level, मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है. The following results are obtained for an average price and the demand for the last 6 months. मतलब दो वेरिएबल है, एक प्राइस और एक डिमांड. तो यहाँ पे एक वेरिएबल है डिमांड और दूसरा वेरिएबल है प्राइस. अब कौन सा डिमांड है कौन सा प्राइस वो बाद में देखते हैं, अपन को डेटा दिया हुआ है उस बेसिस पे. फॉर द लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ है तो एन क्या होगा 6, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 6. ओके, अब देखो आपको एन 6 दे दिया है, फिर बोला सिग्मा एक्स 45 है, सिग्मा एक्स 45 है. ओके, सिग्मा वाई 122 है. ये एक्स बार नहीं है, ये सिग्मा है, मतलब सारे एक्स जो ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल, सारे वाई के ऑब्जर्वेशन का टोटल. सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स उसका स्क्वायर है 439 और सिग्मा एक्स वाई है, सिग्मा एक्स वाई है 605. ये डेटा दिया हुआ है. अब बोला है यू नीड टू ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, और बोली दिया है वाई ब्रैकेट में लिख दिया और एक्स के यहाँ पे प्राइस, मतलब प्राइस है एक्स और डिमांड है वाई. सो वी नीड टू ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, दैट इज डिमांड ऑन प्राइस. क्लियर? एंड एस्टिमेट, वो एस्टिमेट करना बाद में, पहले रिग्रेशन लाइन ला देते हैं. मतलब रिग्रेशन लाइन लाने के लिए सबसे पहले मुझे बी चाहिए. अब बी देखो कोई फॉर्मूला से सेटअप हो रहा है. अब आपको पता है अपन ने बी निकालने की सबसे पहली फॉर्मूला एक्स वाई वाली पढ़ी थी, जिसमें अपन क्या करते थे, आपको डेटा दिया हुआ होता था, आप पहले एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते थे, फिर एक्स स्क्वायर निकालते थे. तो देखो ये कुछ उस प्रकार का ही डेटा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, मतलब इसमें आपको ये सब चीजें कैलकुलेट नहीं करनी, ये डायरेक्टली दी हुई है. मतलब तो और आसान चीज होगी. पहले तो आपका पूरा टेबल में से आपको एक्स और वाई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना होता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है. तो वी विल यूज दैट फॉर्मूला एन सिग्मा एक्स वाई एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई एन सिग्मा एक्स होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? तो एन क्या है अपना 6, सिग्मा एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन 605 है. देखो अपने पास सारा डेटा अवेलेबल है. सिग्मा एक्स कितना है 45 और सिग्मा वाई कितना है 122. एन 6, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर 439, और एक और सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, जो ये सिग्मा एक्स है इसका स्क्वायर. दो सिग्मा एक्स स्क्वायर होते हैं, एक सिग्मा एक्स स्क्वायर ये और ये सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला ये होता है और सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 45 होल स्क्वायर. ओके, अब आप 6 मल्टीप्लाई बाय 605 करोगे तो दैट वुड बी 3630 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 122 करोगे तो 4590 आएगा, सॉरी 5490. 6 मल्टीप्लाई बाय 439 इज 2634 and 45 multiplied by 45 is 2025. अब अपन क्या करेंगे 3630 माइनस
5490 इज -1860. माइनस है, ध्यान रखना, -1860 क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है ना. 2634 माइनस 2025 इट इज 609. अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा बी. सो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरा बी आ रहा है माइनस 3.05. ये मेरा बी आ गया. अपन को रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो ए चाहिए. ए की फॉर्मूला क्या होती है? वाई बार माइनस बी एक्स बार. अब मैं देख रही हूँ वाई बार, तो मेरे पास तो वाई बार है ही नहीं. क्या है वाई बार? नहीं, मेरे पास तो सिग्मा एक्स है. तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जिससे मैं वाई बार और एक्स बार निकाल सकती हूँ? हाँ स्टूडेंट्स, एक्स बार की क्या फॉर्मूला होती है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना. सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिग्मा एक्स है 45, एन है 6. तो बाय यूजिंग दिस हम निकाल सकते हैं कि एक्स बार इज 7.5. सिमिलरली जैसे एक्स बार निकाला वैसे वाई बार निकालो. वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन. सिग्मा वाई कितना? 122, एन मतलब 6. तो 122 डिवाइड बाय 6 इज 20.33. तो यहाँ पे ये बात याद रखना, अगर आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए, जब ये तीनों चीजें हैं तो इसके बेसिस पे आप एक्स बार और वाई बार निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब एक्स बार वाई बार अपन ने निकाला 20.33 माइनस बी है -3.05 और एक्स बार है 7.5. तो इज इक्वल टू 20.33 माइनस, पहले मैं इसको माइनस कर लेती हूँ, 7.5 माइनस 3.05 22.875 माइनस, देखना 22.875. क्यों? बिकॉज माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करना है. अब देखो 20.33 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस. तो प्लस 22.875. तो अगर आप इसको करोगे 20.33 प्लस 22.875 तो 43.205 आएगा. तो ये मेरा आ गया ए. अब मैं रिग्रेशन लाइन बना दूंगी. रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए कितना है? 43.205. बी कितना है? -3.05 और x मतलब 43.205 प्लस माइनस -3.05x. ये मेरा आ गया 3.05. तो ये मेरी आगे रिग्रेशन लाइन. क्लियर? ये मेरी रिग्रेशन लाइन आ गई स्टूडेंट्स. अब आगे क्या बोला है? देखो बोला है एस्टिमेट द डिमांड ऑफ स्पून. क्या एस्टिमेट करना है? डिमांड को एस्टिमेट करना है, मतलब y को एस्टिमेट करना है. व्हेन प्राइस ऑफ द स्पून इज 10. प्राइस मतलब x. तो मतलब प्राइस ऑफ द स्पून जब 10 है, मतलब जब x 10 है तो y कितना? तो क्या करेंगे? ये अपना इक्वेशन रेडी है. तो ये इक्वेशन में x के बदले 10 लिख दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा. y कैप इज इक्वल टू 43.205 माइनस 3.05. अब x के बदले में क्या लिखूंगी? 10 लिखूंगी, बिकॉज बोला है कि प्राइस 10 है तो डिमांड कितना? तो 43.205. अब इसको राउंड ऑफ कर लिया ना, 21 कर दिया. ये 205 को यहाँ पे इज इक्वल टू 43.21. क्लियर? यहाँ पे 43 पर राउंड फिगर कर दी हूँ खाली. क्लियर? 43.21 43.21 माइनस 3.05 multiplied by 10 30.5 and 43.21 minus 30.5 is 12.71. मतलब जब प्राइस है 10 यूनिट तो डिमांड कितना है? 12.71. 100 यूनिट. 100 यूनिट लिखना. क्यों 100 यूनिट? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है 100 यूनिट. डिमांड प्राइस में रुपीस, मतलब जब प्राइस 10 रुपया है तो डिमांड होगी 12.71 100 यूनिट. क्लियर? तो ये इलस्ट्रेशन में कुछ भी नया नहीं था. ये इलस्ट्रेशन बल्कि आपको डायरेक्टली एक्स वाई और एक्स स्क्वायर इन सब की वैल्यू दे दी थी. आपको पहले वाले जो फर्स्ट इनिशियल सम्स करने होते थे उसमें पूरा खुद कैलकुलेशन करना होता था. यहाँ पे तो आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, खाली फॉर्मूला में डालना है. ओके, अब नाउ लेट अस बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 12. Let us begin with illustration number 12. Illustration number 12. क्या बोला है? The electricity is generated by the windmill manufactured by a company. Following information is obtained by recording 5 observation regarding the velocity of wind and generation of electricity. तो 5 observation है तो n पहले 5, उसके पहले मुझे कौन से तो वेरिएबल है? वेलोसिटी,
ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा क्या चीज है अपना वेरिएबल, दूसरा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इन वॉट्स, इन वॉट्स। क्लियर, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N5 है, बिकॉज अपन को क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 ऑब्जर्वेशन का डेटा है। क्लियर, अब इसमें से x कौन सा है, y कौन सा है, वो आगे सब में दिखता है। बोल ही गया वेलोसिटी ऑफ विंड x है, ये x है, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी y है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। क्लियर, अब अपन को x बार दे दिया है, x बार कितना दे दिया है, 20, अलॉन्ग विद दैट y बार भी दे दिया है, y बार कितना है, 186, फिर सिग्मा x और y का मल्टीप्लीकेशन दे दिया है विच इज 23,200, एंड एक और चीज दी है विच इज स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x दे दिया है विच इज 50। अब क्या निकालना है, ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है y ऑन x। क्लियर, उसके बाद एंड एस्टिमेट करने को बोला, एस्टिमेट का बाद में देखते हैं। सो ये डेटा दिया हुआ है और आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी है, तो सबसे पहले रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए बी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे, फिर रिग्रेशन लाइन। लेकिन सवाल ये आता है कि बी कौन से फॉर्मूला से निकाले, बिकॉज अपन ने तो इतनी सारी बी निकालने की फॉर्मूला पढ़ी। अब आप डेटा देखो, जैसे आपको एसेट्स दिख रहा है ना, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसमें इस चीज का कुछ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपन ने प्रीवियस सेशन में 2 फॉर्मूला यूज की थी, एक कोवेरिएंस वाली और एक आर वाली। यहाँ पे आर तो है नहीं, तो आर वाला तो नहीं यूज होगा, लेकिन ये एस स्क्वायर है, तो वो वाली कोवेरिएंस वाली फॉर्मूला एक बार ट्राई करते हैं। क्या फॉर्मूला थी, B इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स एंड वाई डिवाइड बाय एस एक्स स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू एक्स और वाई के बीच का कोवेरिएंस ऑफ और डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। मेरे पास वेरिएंस ऑफ एक्स है, लेकिन कोवेरिएंस एक्स वाई कैसे निकाले, तो कोवेरिएंस एक्स वाई निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, कोवेरिएंस एक्स वाई निकालने की फॉर्मूला होती है कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन। तो क्या ये सारी चीजें अपने पास है, सिग्मा एक्स वाई है, यस, एन है, यस, एक्स बार है, यस, वाई बार है, यस, और एन भी है। तो मतलब मेरे पास वो सारा डेटा है जिससे मुझे कोवेरिएंस मिल जाएगा, और एक बार अगर मुझे कोवेरिएंस मिल गया तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट ऑन करके बी भी निकाल सकती हूँ, फिर ए भी मिल जाएंगे ना, आपको रिग्रेशन लाइन भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, तो आपको कौन सा डेटा इन सब में से अलग लग रहा है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर कोवेरिएंस की फॉर्मूला में यूज होता है, मतलब कोवेरिएंस वाले कंसेप्ट में यूज होता है। ये चीज आपको क्लिक होनी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको सम्स बार बार करने पड़ेंगे और खुद के दिमाग को थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। क्लियर, कोई थंब रूल में आपको नहीं बता सकती ये हो तो वो, ये हो तो वो, यू नीड टू यूज योर ब्रेन्स। क्लियर, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सोचा कि कौन सी फॉर्मूला है, तो मेरे को बताया कि बी की फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय एस एक्स स्क्वायर। आप क्या करोगे, कोवेरिएंस अपने पास कहीं है ही नहीं, छोड़ो फॉर्मूला, नहीं, देखो ना कोवेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, ये कोवेरिएंस की फॉर्मूला है, अपने पास कोवेरिएंस निकालने का सारा सामान है। तो कोवेरिएंस निकालें, पहले कोवेरिएंस निकालते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 23 माइनस 200। अब एक काम करते हैं ना, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट ऑन कर लेते हैं। देखो क्या अपनी फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो कोवेरिएंस की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन एंड होल डिवाइड बाय एस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या करा, कोवेरिएंस के बदले उसकी फॉर्मूला लिखती। अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एन एस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी फॉर्मूला हो गई। अब सिग्मा एक्स वाई कितना है, 23,200। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, मैंने इसे क्या करा, जो कोवेरिएंस एक्स वाई है उसकी फॉर्मूला यहाँ पे लिखी है और डिवाइड बाय दिस, फिर अपन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस एन कितना है 5, एक्स बार कितना है 20, वाई बार कितना है 186, एन कितना है 5, एस एक्स स्क्वायर कितना है, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स है 50। ओके, अब जब ये 23,200 है और
मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 186 करूंगी तो 18,600 आ जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 55 एज 25 एंड 250। आप 23,200 में से 18,600 माइनस करोगे तो आएगा 4,600 डिवाइड बाय 250 एंड जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अपना बी आ जाएगा विच इज 18.4। अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी अपन को बी लाने के बाद ए निकालना है, ए के बाद रिग्रेशन लाइन निकालनी है। तो एक बार के लिए मैं ये कंटेंट ड्रॉप कर रही हूँ ए निकालने के लिए, ठीक है। एक बार अगर देखना हो तो देख लो, ठीक है। खाली बी निकालने की फॉर्मूला डालिए। चलो अब बी आ गया 18.4, तो अब ए निकालते हैं। मैं ये इसलिए अब नहीं कर रही बिकॉज अपन को कुछ डेटा चाहिए तो हम इजीली देख सकते हैं। ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो a इज इक्वल टू वाई बार कितना है 186 माइनस बी, अभी अपन ने कितना निकाला 18.4 और x बार कितना है 20। तो a इज इक्वल टू 186 माइनस 18.4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 368। तो a इज इक्वल टू 186 में से 368 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 182। साइन का लोचा लपाटा मत करना, साइन का ध्यान रखना। अब मेरा रिग्रेशन लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो a तो कितना हो गया माइनस 182 प्लस b कितना हो गया 18.4 x, मतलब माइनस 182 प्लस 18.4 x मेरी आगे रिग्रेशन लाइन। अभी तक सम कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिग्रेशन लाइन आ गई। अब इसका एक और जो सवाल पूछा एस्टिमेट करने वाला वो भी बताना पड़ेगा। क्या बोला है यहाँ पे, एस्टिमेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी मतलब ये, तो मतलब अगर x दैट इज वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है तो हमको y निकालना है। y मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्वेश्चन में दिया गया एस्टिमेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्या एस्टिमेट करने को बोला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब y एस्टिमेट करने को बोला है व्हेन वेलोसिटी ऑफ स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। सो व्हाट वी विल डू, अपने पास इक्वेशन तैयार है, खाली अंदर उसको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। y कैप इज इक्वल टू माइनस 182 प्लस 18.4x। अब क्या करेंगे, x के बदले लिख देंगे 25 माइनस 182 प्लस 18.4 और x के बदले 25। तो माइनस 182 प्लस 18.4 मल्टीप्लाई बाय आप करोगे जस्ट हमें था 18.4 मल्टीप्लाई बाय 25 460। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो 460 में से 182 गया तो बचा 278। अब कौन सी साइन लगाएंगे, जब प्लस माइनस करते तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। 182 और 460 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 460 और उसके आगे कौन सी साइन है प्लस। तो यहाँ पे मेरा जो y आया वो है 278 वॉट्स, ठीक है। यूनिट लिखना मत भूलना, क्लियर। मतलब जब विंड की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी विंड की वेलोसिटी 25 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है 275 वॉट्स, क्लियर। सो ये था इलस्ट्रेशन 12 जहाँ पे अपन ने कोवन आयंस की फॉर्मूला यूज की एंड कोवन अपन ने इससे पहले जो इलस्ट्रेशन किए थे ना उसमें डायरेक्टली कोवन आयंस की वैल्यू दे दी थी, लेकिन यहाँ पे कोवन आयंस की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी, अपन को कोवन आयंस की पहले वैल्यू निकालनी है, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले, एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करवा रही हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन पढ़ रहे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, वो होता है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आपने आर पढ़ा है, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये वो छोटा वाला आर ही है, उसको स्क्वायर कर देने का बस। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर, उसका सिंबल ये है, लेकिन इसका अल्टीमेट मतलब वही है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसका अल्टीमेट मतलब यही है, जो आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हो, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला है, उसके स्क्वायर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इसका काम इस चैप्टर में कैसे आया, जब आपको दो वेरिएबल्स के बीच में, ये दो वेरिएबल है, से फॉर एग्जांपल x और y, इन दो वेरिएबल के बीच में जो लीनियरिटी है, अपन लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में लीनियरिटी वैलिड है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए अपन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन यूज करते हैं। समझो, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसका सिंबल है कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब यही है जो छोटा आर होता है, मतलब जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर।
अब यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या काम आया, वो तो चैप्टर 2 में था। व्हाई हियर? तो जब दो वेरिएबल है, वो दो वेरिएबल के बीच में अपन लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों के बीच में जो लीनियरिटी है कितनी है, मतलब वो लीनियरिटी वैलिड है कि नहीं है, वो हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से निकालते हैं, मतलब आर स्क्वायर से निकालते हैं। कैसे? अगर ये जो आप आर स्क्वायर निकाल रहे हो, इट इज नियर टू 1, अगर 1 के नजदीक है तो वैलिड है, और अगर ये आर स्क्वायर इज नियर टू 0, अगर 0 के नजदीक है, तो उन दो वेरिएबल के बीच की जो लीनियरिटी है वो वैलिड नहीं है। ये कंसेप्ट हम आगे के सम्स में यूज करेंगे। सो एक कंसेप्ट क्लियर करो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, जिसका मतलब होता है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, मतलब जो आर अपने चैप्टर 2 में पढ़ा उसका स्क्वायर। क्लियर? अब उसका यहाँ पे क्या काम, तो जो दो वेरिएबल आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं, वो दोनों के वेरिएबल के बीच में कितना लीनियरिटी है और वो लीनियरिटी कितनी वैलिड है, वो हमको आर स्क्वायर से पता चलता है। मतलब जब आपका आर स्क्वायर 1 से नजदीक आ रहा है, मतलब वो दो वेरिएबल में लीनियरिटी है, और जब आपका आर स्क्वायर 0 के नजदीक है, मतलब नहीं है। अब ये कंसेप्ट से इलस्ट्रेशन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टडी की इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या बोला है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया सो आंसर लाना इज इजी, बट अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, बहुत जल्दबाजी में पढ़ा, सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करेक्ट आंसर तक पहुंचना। सो आई ऑलवेज एडवाइज टू यू कि सबसे पहले आप थोड़ा टाइम देके सवाल को पढ़ लो। क्लियर? लेट अस स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 13, उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नीशियन एम्प्लॉयड एट वेरियस कंपनी एंड देयर मंथली सैलरी। मतलब अपन को एक्सपीरियंस पता है टेक्नीशियन का और उनकी मंथली सैलरी बताइए। क्लियर? अब कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो पहला तो कैलकुलेट ही कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करना है, उसके बाद चेक करना है वैलिडिटी ऑफ लीनियरिटी असम्पशन बिटवीन द linearity assumption of regression between the two variable, मतलब between the year of experience and monthly sale। मतलब अपने पास दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है मंथली सेल, पहला वेरिएबल है एक्सपीरियंस, कितना एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस है जो है एक्स, और दूसरा वेरिएबल है मंथली सेल जो है वाई। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर स्क्वायर निकालना है। क्लियर? उसके बाद अपन को ये दो वेरिएबल के बीच का जो लीनियरिटी असम्पशन है वो वैलिड है कि नहीं वो पता करना है। तो अगर अपन को आर स्क्वायर मिल गया तो हम लीनियरिटी असम्पशन वैलिड है कि नहीं वो खुद बता देंगे। तो पहले आर स्क्वायर निकालना है, मतलब उसके लिए आर निकालना है। तो लेट अस स्टडी एक्स की क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। एक्स की वैल्यू दी हुई है, थोड़ा साइड से लिखती हूँ, 12, 8, 16, 20, 12, 8, 16, 20, 5, 4, 14 और 10। और y की वैल्यूज दी हुई है 22, 15, 25, 22, 15, 25, 30, 12, 30, 12, 24 एंड 20, 24 एंड 20। तो ये है x और ये है y। अब अपन को निकालना है r। अब r निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, xy मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं xy वाली मेथड यूज करती हूँ। उसमें क्या करते हैं, x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं और वाई स्क्वायर निकालते हैं। ये अपन ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। एक्स वाई करोगे मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 22 करोगे तो आ जाएगा 264। अगर आप चाहो तो ये मेथड नहीं भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये थोड़े बड़े नंबर्स है। एंड इफ यू वांट यू कैन यूज दैट। 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 120, 16 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो 400, 3 2 6, 600, okay, then 12 5 is 60, 14 into 24 is 336 and 20 multiplied by 10 is 200। अब x का स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर 144, 464, right, 256, 20 स्क्वायर 400, 5 स्क्वायर 15, 14 का स्क्वायर इज 196 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। अब y का स्क्वायर करो, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 484, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 225, 25 मल्टीप्लाई बाय 625, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900, 144, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 एंड 400।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप ये मेथड नहीं x माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज करो, यूवी मेथड वाली यूज करो तो भी एडवाइजेबल है। यहाँ पे ये यूज करना कंपल्सरी नहीं, ताकि नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, ये लेंदी हो जाता है। अब क्या करते हैं, सबका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, मैं डायरेक्टली x का टोटल 85 है, सारी y के ऑब्जर्वेशन का टोटल 148 है, x और y का मल्टीप्लीकेशन 1980 है, एक्स स्क्वायर का टोटल 1185 है, वाई स्क्वायर का टोटल 3354 है। देखो कितना बड़ा बड़ा अमाउंट आ रहा है। सो इट इज एडवाइजेबल आप शॉर्टकट मेथड यूज करो। मैंने आपको बताया जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो तो आप देखो एक्स बार वाई बार निकाल के, अगर एक्स बार वाई बार पॉइंट में आ रहा है तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, और नहीं तो एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज कर सकते हो। अब देखो आर स्क्वायर निकालेंगे विच इज इक्वल टू वो छोटा वाला आर स्क्वायर मतलब कोएफिशिएंट। अब फॉर्मूला है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर यहाँ पे रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब अपन को तो आर स्क्वायर निकालना है, तो पूरे को कर दो स्क्वायर। सिंपल, आर की फॉर्मूला को स्क्वायर किया। अब वैल्यू रिप्लेस करते, एन मतलब कितना है, एन 1 2 3 4 5 6 7, तो एन है अपना 7। एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन है 1980 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का टोटल, सॉरी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल 85 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई 148 डिवाइड बाय रूट में आ जाओ, एन मतलब 7, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब 1185 माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर मतलब ये वाला सिग्मा एक्स 85 का होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एन मतलब 7 सिग्मा वाई स्क्वायर इज 3354 माइनस सिग्मा वाई मतलब ये जो सिग्मा वाई है उसका होल स्क्वायर मतलब 148 होल स्क्वायर। ओके, आप 7 मल्टीप्लाई बाय 1980 इज 13। ये देखो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, इससे इट इज एडवाइजेबल आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, यूवी वाली मेथड। 85 मल्टीप्लाई बाय 148 इज 12580 डिवाइड बाय, ये पूरे को आप सॉल्व करके आपके पास कैलकुलेटर है तो 1070 आ जाएगा। क्या करना है, 1185 मल्टीप्लाई बाय 7 करना माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय 85, जो आंसर है इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर रूट का बटन दबा दो, आ जाएगा 1070। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीज को सॉल्व करोगे तो 1574। अब 13860 माइनस 12850 और अब ये पूरा ये इसका जो भी आंसर है उसका भी स्क्वायर, इसका जो भी आंसर है उसका भी स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर है तो मैं दोनों में स्क्वायर कर रही हूँ। तो पूरा आकर जब अपन सॉल्व करेंगे, ये ना माइनस नहीं मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी, ठीक है। तो 13860 माइनस 12580 आता है 1280 और उसका स्क्वायर आता है 1638400। बहुत लंबा है स्टूडेंट्स, अगेन एंड अगेन बोली शॉर्टकट मेथड से करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो मुझे बोलना। ओके, अब हाँ, ओके, ये रूट है, अब ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये और ये कट गया मतलब 1070 मल्टीप्लीकेशन 1574 इज 1684180। तो अल्टीमेटली मेरा आर स्क्वायर आ गया 0.97, मतलब मेरा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया 0.97। ये ध्यान रखना, अपन ने होल स्क्वायर करा है। होल स्क्वायर क्या है, मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म का आंसर है उसको स्क्वायर कर दो, और नीचे तो क्या है, स्क्वायर रूट है, तो नीचे जब स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा और नीचे नॉर्मल बच जाएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले 0.97, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब इन दोनों के बीच की लिनियरिटी वैलिड है कि नहीं वो चेक करना है। अब आप देख रहे हो 0.97 है, 0.97 1 के नजदीक है कि 0 के नजदीक है, 1 के नजदीक है, इसलिए इन दोनों की लिनियरिटी वैलिड है। खत्म। वापस स्टूडेंट्स अपन को यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और बोला आप पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालो और ये दो वेरिएबल की लिनियरिटी टेस्ट करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब आर का स्क्वायर करना है, तो अपन ने पूरा आर निकाला, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप सिंपल आर निकालो फिर उसका स्क्वायर कर दो, या पूरे फॉर्मूला में होल स्क्वायर करके सॉल्व करो, एनीवे आंसर आएगा। मैंने बोला है, मैंने आर यहाँ पे फर्स्ट वाली मेथड से निकाला, वो कब यूज करते जब एक्स और वाई छोटे होते, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई बड़े, तो अब यूवी मेथड पे जाना। आर आ गया,
तो उसका स्क्वायर करा तो अपन को पता चल गया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। लीनियरिटी चेक कैसे करेंगे कि आर स्क्वायर जो 1 के नजदीक है कि 0 के, 1 के नजदीक है तो ये से लीनियर है। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 14। लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर 13 था, इलस्ट्रेशन नंबर 14 सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैंने बोला है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। जब तक रीड करो क्वेश्चन। चलो, in order to study the relationship between the density of population and number of persons suffering from skin disease, कौन से दो वेरिएबल है हमेशा पहले वो लिख देना, that is quite advisable। density of population, density of population, और दूसरा वेरिएबल है number of persons suffering from skin disease, दूसरा वेरिएबल है number of person suffering from स्किन डिजीज। अब इसमें से कौन सा एक्स है वाई बाद में देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन ऑफ 6 सिटीज, तो एन कितना हो गया 6। ओके, आपको डेटा दिया हुआ है, अब क्या ऑब्टेन करना है आपको, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन लाइन निकालनी है, फर्स्ट थिंग पहला ये निकालना है। फिर एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज व्हेन डेंसिटी इज इतना, तो मतलब ये निकाल के जो अपन एस्टिमेट करते हैं वो एस्टिमेट भी करना है। फिर क्या करना है, फिर अपन को ये चेक करना है कि रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, ये जो रिग्रेशन मॉडल है उसकी रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे y ऑन x निकालना है तो मुझे b निकालना पड़ेगा। b निकालने के लिए अपन पूरी फॉर्मूला यूज करेंगे, b निकल जाएगा तो एस्टिमेट भी हो जाएगा। अब ये रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल कैसे पता चलता है, अभी अपन ने पढ़ा रिग्रेशन मॉडल वैलिड है, रिलायबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। तो सर इतनी सी चीज पता लगाने के लिए अपन को आर स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। क्यों आर स्क्वायर निकाला, बोलोगे कहीं लिखा तो नहीं कि भाई आर स्क्वायर निकाला, तो हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ऑब्टेन, आप बताओ कि जो रिग्रेशन मॉडल है वो रिलायबल है कि नहीं, आपको वैलिडेट करनी है रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल। और रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल कैसे वैलिडेट होगा, आर स्क्वायर निकाल के, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लंबा समय जल्दी जल्दी करेंगे। ये एक्स दे दिया है, एक्स है, फटाफट में लिख रही हूँ 12,000, 14,500। कंसेप्ट आपको समझ आएगा, अब सिर्फ कैलकुलेटिंग पार्ट है। 19,000 कोई नई चीज नहीं है, खाली ये आपको पता लगना है कि क्या क्या निकालना है, वो पता लग गया तो आसान हो गया। 19,000, 17,500, 13,500, 16,000, और y है अपना 80, 60, 90, 80, 40 और 30। अब आपको एज दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा डेटा है तो चुपचाप से शॉर्टकट मेथड पे चले जाओ। क्लियर? तो सबसे पहले तो ना शॉर्टकट मेथड पे जाने से पहले एक्स बार वाई बार निकाल दो। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, एक्स बार निकालना है आपको, मतलब एक्स का टोटल करके डिवाइड बाय एन करना है। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 15,416.64, 15,416.67। अब कहाँ दिस माइनस दिस, एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो ये मेथड नहीं करनी, y बार निकालोगे तो 63.33। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोला है, जब आपका डेटा बड़ा हो और x बार और y बार भी पॉइंट में आ रहा हो तो चुपचाप शॉर्टकट मेथड यूज करो। उसके लिए अपन u और v निकालेंगे। u क्या होता है, x माइनस ए डिवाइड बाय सी, और v होता है x माइनस ए डिवाइड बाय सी। तो यहाँ पे मैं a ले लेती हूँ 15,000 और यहाँ पे a ले लेती हूँ 60। अब c कितना लेंगे, ये सब 10 से डिविजिबल है, ये सब भी 10 से डिविजिबल है, तो दोनों में c ले लेंगे 10-10। सॉरी, ये सब 500 से भी डिविजिबल है, थोड़ा बड़ा नंबर लेने का, 500 ले लोगे, 500 ले लोगे, तो मतलब 12,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 500। ये करते जाओगे तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आप कर लेना -6 -1 8 5 -3 और माइनस और 2। क्लियर? सिमिलरली x माइनस मतलब 80 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, 60 माइनस 60 डिवाइड बाय 10, पूरा v निकालोगे 203, 2 -2 एंड -3। अब क्या करते हैं, u v का मल्टीप्लीकेशन u स्क्वायर और v स्क्वायर। वैसे v स्क्वायर नहीं करते, वैसे सिर्फ u स्क्वायर ही करते, लेकिन यहाँ पे r भी निकालना है ना, तो इससे v स्क्वायर किया, r काम आएगा, सॉरी v स्क्वायर r निकालने के लिए काम आएगा। तो u और v का मल्टीप्लीकेशन -12
0, 24, 10, 6 -6 और इन सबका टोटल है 22। u का स्क्वायर 12,000 का सॉरी -6 का स्क्वायर 36, 1, 64, 25, 9 और 4 तो 139। 20 का स्क्वायर 4, 0, 9, 4, 4 एंड 9 और इसका टोटल 30। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी बी निकालने की फॉर्मूला एन यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी एन यू स्क्वायर माइनस यू द होल स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सी वाई डिवाइड बाय सी एक्स ये भी करोगे बिकॉज ये अपन यहाँ पे सी यू और सी वी सॉरी सी यू और सी वी एक्स नहीं सी यू और सी वी ये पूरे को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ बिकॉज कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है तो आएगा 0.003। फिर आप ए निकालोगे वाई बार इज इक्वल माइनस ए प्लस सॉरी वाई बार इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बार। ये फॉर्मूला में वाई बार डालोगे एक्स बार डालोगे सब डालोगे तो ये आ जाएगा 17.08। अब रिग्रेशन लाइन आ गई अपनी 17.08 प्लस 0.003x। ये रिग्रेशन लाइन में फास्ट इसलिए करा रही बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है जो अपन इतने समय वही कर रहे हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। अब अपन को एस्टिमेट करना है। क्या एस्टिमेट करना है कि नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज कितना है, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज कितना है ये एस्टिमेट करना है, वाई एस्टिमेट करना है। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि क्या एक्स और क्या वाई when population 15,000 है, मतलब जब x 15,000 population 15,000 तो y कितना, तो x के बदले 15,000 लिखोगे तो 17.08 प्लस 0.003 x के बदले 15,000 तो आ जाएगा 62.08। मतलब जब पॉपुलेशन इतना तो नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज 62.08 दैट इज 62 बिकॉज पेशेंट का भी 08 नहीं हो सकते तो इट इज 62 पेशेंट्स। क्लियर। अब स्टूडेंट रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आर स्क्वायर निकालोगे। आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो निकाल के इसको स्क्वायर कर दो। तो ये जब आप निकालोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला यूवी वाली जो अपने चैप्टर 2 में पढ़ा है तो आएगा 0.10। अब आपको क्या है बताना है एक्चुअली तो आपको रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल बनाना है। तो ये जो आर स्क्वायर है वो नियर टू 1 है कि नियर टू 0, ये नियर टू 1 है कि नियर टू 0, ये नियर टू 0 है। ये नियर टू 0 है तो ये जो रिग्रेशन मॉडल है वो रिलायबल नहीं है। क्लियर। रिग्रेशन मॉडल इज नॉट रिलायबल। इट कैन नॉट बी सेड कि रिग्रेशन मॉडल रिलायबल है। ये बहुत बड़ा सम था, मैंने शॉर्ट में कराया, कैलकुलेशन खुद करने को बोला है आपको। खाली इस सम में मैंने करवाया भी क्यों कि मैं आपको बता पाऊं कि अपन को निकालना क्या है। अपन को डेटा दे दिया फिर बोला इसमें से आप रिग्रेशन लाइन निकालो फिर एस्टिमेट भी करो और बताओ भी कि रिग्रेशन मॉडल रिलायबल है कि नहीं। तो रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए अपन को बी निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा और रिग्रेशन लाइन निकालनी पड़ेगी। एस्टिमेट भी कर लिया और रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल निकालने के लिए अपन को आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर। ओके, सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग आवर लेक्चर और आगे के सेशन में हम 15 इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे एंड प्रोबेबली वी वुड बी ट्राइंग कि हम ये चैप्टर को फिनिश कर पाए। लेट्स सी 5-6 सम्स ही बाकी है। सो आज अपने 4 इलस्ट्रेशन के, ये 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क है। अलॉन्ग विद दैट पूरा एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क है जिसमें 9 सम्स है। 9, 10, 11, 12, 13 पूरा 13 सम्स होमवर्क है। एक्सरसाइज 3.2 पूरा और आज के 4 इलस्ट्रेशन। सो विल कंटिन्यू विद द इलस्ट्रेशन 15 इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।